हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सेल्स मैनेजर्स की वीडियो सीरीज हमारी ओवर हो चुकी है। अगर कोई वीडियो मिस हुई है तो आप मेरे को जरूर बताइए। तो हम वापस से अपनी लोन अप्रूवल एनालिसिस, लोन रिजेक्शन एनालिसिस की वीडियो सीरीज की एक दो वीडियोस बनाते हैं। देन हम अपनी नेक्स्ट न्यू सीरीज जो कि एमएसएमई सीरीज है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियोस को ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए। और जहां तक हो सके आप मेरे मेंबरशिप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहां पे 100 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं और भी डालता रहूंगा। तो बहुत बेनिफिशियल है आप सबके लिए। सिर्फ 199 का पर मंथ का प्लान है। बहुत लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो बेनिफिशियल है, इस वजह से कह रहा हूँ कि उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आप सबको कि इसमें जो केसेस डिस्कस हो रहे हैं इनका रियलिटी के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल केसेस है, पर हाँ क्लोज टू रियलिटी है। इस तरह के केसेस हैं कि रियलिटी में इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसके हिसाब से ही आपके सामने केसेस को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ केसेस वो मार्च 2024 के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि मंथ ऑन मंथ एक सीरीज बनाता हूँ और प्रेजेंट ऐसे करूंगा कि जैसे मैंने ही ये केसेस किए हों। तो आज के जो दोनों केसेस मेरे डिस्कशन के हैं वो दोनों केसेस प्लेन रिन्यूअल के केसेस हैं। तो रिन्यूअल का मतलब आप समझते ही हो, जब आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करते हो तो कोई क्लाइंट का रिन्यूअल आता है 1 साल बाद, तो आपको लिमिट्स को अगले 12 महीने के लिए रिन्यू करना होता है। तो रिन्यूअल के टाइम काफी गड़बड़ियां कई बार सामने आती हैं, तो इसकी वजह से दो रिन्यूअल के केसेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो सेकंड वन केस है वो बहुत अच्छा और बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला केस है आप सबके लिए। तो जो ये फर्स्ट केस है इसमें क्या था कि क्लाइंट की एक एग्जिस्टिंग ओडी लिमिट चल रही है 65 लाख रुपीज की। याद रखिए ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट नहीं है। क्लाइंट का बिजनेस क्या है? टेक्सटाइल में है। मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, ट्रेडिंग भी करता है, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग है। होजरी गुड्स की, उसमें स्कूल ड्रेसेस हैं, कार्डिगन्स हैं, स्वेटशर्ट्स हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करता है। ज्यादातर जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके, ये विंटर गारमेंट्स के प्रोडक्ट हैं। स्कूल ड्रेसेस की थोड़ा सदाबहार टाइप प्रोडक्ट है। हमारे पास जो इसकी कोलेक्ट्रल पड़ी है, सिक्योरिटी पड़ी है, वो एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्युपाइड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, SOIP, 100% के कवर पे। सिबिल्स इस बंदे के सेटिस्फैक्टरी हैं, सिबिल्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर थोड़ी सी नजर मारें तो आप पाएंगे कि 2021, 2022, 2023 तीनों सालों में टर्नओवर इसकी स्टेबल है। यानी कि टर्नओवर में कोई भी इंक्रीमेंट नजर नहीं आ रहा। मार्जिन वाइज कोई इंक्रीमेंट नजर नहीं आ रहा। एबिटा और पैट मार्जिन बिल्कुल सेम है। इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल थोड़ी सी बड़ी है, तो 1.5 करोड़ के अराउंड की हो चुकी है। डेट बर्डन इसका 99 लाख रुपीज का है, जिसमें से एक 65 लाख रुपीज की हमारे बैंक की लिमिट है। और बाकी कुछ इसके टर्म लोन्स हैं जिसमें कुछ PL BL वगैरह इस तरह की चीजें हैं, लैप वगैरह है। तो लीवरेज रेशो बहुत सेटिस्फैक्टरी है 1.1 की। करंट रेशो बहुत सेटिस्फैक्टरी है 1.9 की। DSCR पिटी हुई है क्लाइंट की। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है नहीं कि वो अपने लोन्स की ऑब्लिगेशंस को पे कर पाए। डेटर्स में बड़ा इशू चल रहा है। 170 दिन की रिकवरी से लेके अब 270 डेज की रिकवरी पीरियड के पे आ गया। भाई आजकल के टाइम पे इतना क्रेडिट पीरियड कौन देता है? होजरी की गुड्स में 9 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड, 9 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड। दूसरी चीज आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि इसकी जो लिमिट है वो 65 लाख रुपीज की लिमिट है। तो छोटे केसेस में जनरली 20% ऑफ द टर्नओवर मेथड हमारा लगता है। तो 20% ऑफ द टर्नओवर मेथड लगाने के लिए इसकी 3 करोड़ 25 लाख रुपए की सेल्स होनी चाहिए थी, तो जाके इसका जो ये 65 लैक्स का लिमिट है ये जस्टिफाई होता। और ये हर बार इतनी प्रोजेक्शन दे भी रहा था और हर बार इसका रिन्यूअल हो रहा था, क्योंकि कोई ऑप्शन थी नहीं। और 2.5 करोड़ की इसकी जो टर्नओवर आ रही है, 2.5 करोड़ के हिसाब से इसकी 50 लाख रुपए की लिमिट की एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, तो मतलब असेसमेंट नॉर्म्स भी इसके मेट नहीं है। स्टॉक डेज इसके 47 डेज है, मतलब 1.5 से 2 महीने का स्टॉक है। क्रेडिटर डेज 100 डेज के करीब है। मेन इशू इसका DSCR में नजर आ रहा है अभी तक, डेटर डेज में नजर आ रहा है और इसके असेसमेंट नॉर्म्स में नजर आ रहा है। फिर इसका जब हमने बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस किया तो बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने पाया कि सिर्फ 62% चर्निंग है। यानी पूरे साल भर में अगर इसने 100 रुपए का माल बेचा, 100 रुपीज का माल बेचा, तो 62 रुपीज ही इसको बैंक में पेमेंट आई। तो बाकी 38 रुपए इसके अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसको पेमेंट आई नहीं। पहले ही डेटर साइकिल इतना पीटा हुआ है और फिर यहां पे देखने से लग रहा है कि और खराब हो गया। तो डेटर्स में चैलेंज इसका बढ़ता चला जा रहा है, बड़ी दिक्कत है।
टर्नओवर इसकी रेंज बाउंड है, बढ़ ही नहीं रही टर्नओवर, और लेटेस्ट पीरियड में उल्टा टर्नओवर डिक्लाइन है। ये हमारा जो डाटा है जो 2023 तक का है। 2024 की अगर पोजीशन देखी जाए और 2000 और करंट ईयर फर्स्ट क्वार्टर की अगर ट्रेंड देखा जाए, करंट ईयर फर्स्ट क्वार्टर तो चलो बाद में आया क्योंकि मार्च 2024 की बात कर रहे हैं, तो लेटेस्ट पीरियड में टर्नओवर डिक्लाइन है। अराउंड 1,80,00,000 के करीब का इसका जो टर्नओवर था वो क्लोज हो रहा था 2024 का। तो असेसमेंट नॉर्म मेट नहीं हो रहे, इसके प्रोजेक्शंस की जो इसने वादे किए थे वो इसने मेट नहीं किए, और टर्नओवर तो इसकी गिर ही रही थी, उसके बाद वो डेट उठाई जा रहा है। रिसेंटली भी बहुत सारे पीएल्स 15-15, 16-16% ब्याज पे बीएल्स बिजनेस के लिए और उठा लिए इसने, पुराने क्लोज कर दिए, नए और उठा लिए। 1.5 से 2 महीने का स्टॉक होना चाहिए, पर जब विजिट किया तो वहां पे स्टॉक ही नहीं नजर आ रहा। डीएससीआर भी पिटी हुई है, वो जो आपने देख ही लिया। तो फिर मार्केट रेफरेंस चेक किया तो मार्केट रेफरेंस में भी क्लाइंट को कोई बहुत बढ़िया रेफरेंस चेक नहीं आया। तो जब हम विजिट करने गए क्लाइंट के पास, तो विजिट करने गए तो वहां पे जब स्टॉक भी नहीं दिखा, तो फिर हमने क्लाइंट को पूछा कि सर आपकी ये क्या दिक्कत चल रही है। तो क्लाइंट ने बोला कि सर देखिए इलेक्शन पीरियड चल रहा है, मार्च 2024 है, तो इलेक्शन पीरियड के दौरान आपको पता ही है कि सारे बिजी होते हैं, काम स्लो होता है, ये है वो है, ऐसे बहाने बनाने लग गया। तो हमने बोला कि सर ऐसा बात है कि आप टेक्सटाइल सेगमेंट में हो और हजारों क्लाइंट है हमारे पास टेक्सटाइल सेगमेंट में, तो इलेक्शन पीरियड तो पूरे इंडिया में ही है और आपके अकेले के लिए तो इलेक्शन पीरियड है नहीं, तो फिर आपके ही बिजनेस में दिक्कत क्यों है, बाकियों के बिजनेस में दिक्कत क्यों नहीं है। वो जी मैं नहीं जानता उनके बिजनेस में दिक्कत क्यों नहीं है, मेरे बिजनेस में तो इलेक्शन का ही इंपैक्ट है। हमने कहा सर इलेक्शन के पीरियड में तो काम तेज होना चाहिए उल्टा, और इलेक्शन के पीरियड में आपका तो डाउन चला गया काम, तो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं थी। तो हमने क्लाइंट को बोला कि देखिए भाई साहब बात ऐसी है कि आपका अब मामला हिल चुका है, अब हम आपका लिमिट इस तरह से रिन्यू नहीं कर सकते, अब आपको कोई सोल्यूशन करके देना पड़ेगा। तो हमने ऑप्शन दिया कि सर देखिए या तो लिमिट को रिड्यूस करवाइए, कि आपकी 65 लाख की लिमिट है तो इसको रिड्यूस करा के कम से कम 40 लाख पे लेके आइए, 45 लाख पे लेके आइए, 20-25 लाख रुपए इसको रिड्यूस कीजिए। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए कि आपको बात कैसे करनी है, आपको क्या पॉइंट रखने हैं। तो उसने बोला कि रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर उसको सेकंड ऑप्शन दिया गया कि सर देखिए हम 20 लाख रुपए रिडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास इमीडिएट पैसा नहीं है तो आप 10 लाख रुपए अभी जमा करवा दीजिए, और आपको 3 महीने का टाइम दे देते हैं तो 10 लाख रुपए अब तब जमा करवा देना, या 6 महीने का टाइम दे देते हैं तो तब जमा करवा देना। क्लाइंट ने बोला नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर तीसरा ऑप्शन दिया कि सर देखिए टर्म लोन में कन्वर्ट कर देते हैं आपकी लिमिट, अगर आपको 20 लाख रुपए का लिमिट क्लोजर करना है, अगर आपके पास 20 लाख रुपए इमीडिएट पैसा नहीं है तो हम 20 लाख रुपए का आपको 12 महीने का एक छोटा सा टर्म लोन बना देते हैं, 20 लाख रुपए का आपकी लिमिट कर देते हैं 45 प्लस 20 लाख रुपए का हम टर्म लोन बना देते हैं 12 महीने का। तो 12 महीने में आप पे कर दीजिए 20 लाख रुपए, तो हम आपकी लिमिट कम हो जाएगी अगला रिन्यूअल आने तक। भाई साहब इस बात के लिए भी नहीं माने। तो फिर हम उठ के खड़े हो गए कि सर देखिए कि हमने आपको सोल्यूशन दिया और आप सोल्यूशन मान नहीं रहे, रिन्यूअल करना हमारा फर्ज है, तो पर इसके लिए आपको अब क्या होगा, क्योंकि आपकी कोई भी कंडीशन आपने कंप्लाई नहीं की, आपने असेसमेंट नॉर्म्स मैटर नहीं करवाए, तो आपकी लिमिट हमने ओडी लिमिट दी हुई है, तो आपके करंट एसेट्स के ऊपर हमारा चार्ज नहीं है, तो करंट एसेट्स के ऊपर हम अब चार्ज लेंगे आपसे, ठीक है। आपकी मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम चार्ज लेंगे एज अ बैंकर, ठीक है। आपके कुछ लैब इंडिविजुअल नाम पे हमारे बैंक के साथ ही चल रहे हैं आपकी घर की प्रॉपर्टी पे, उन लैब की प्रॉपर्टीज को हम क्रॉस लिंक करेंगे, हम क्रॉस लिंक करेंगे, क्योंकि हमें खतरा लग रहा है कि आप अपना बिजनेस सही तरह से चला पाओगे या नहीं। आपका क्योंकि नॉन कंप्लायंस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपके करंट एसेट्स पे चार्ज ले रहे हैं तो आपके स्टॉक का हम इंश्योरेंस करवाएंगे, स्टॉक का इंश्योरेंस लेंगे। तो ये खर्चा क्लाइंट को एक्स्ट्रा पड़ गया, ये खर्चा क्लाइंट को एक्स्ट्रा पड़ गया, प्रॉपर्टियां लिंक हो गई तो हम ज्यादा सिक्योर हो गए, और चार्ज ऑन करंट एसेट्स उसने दे दिया। तो ये ऑप्शन उसके पास रखे, तो हमने बोला कि सर ये आपको करना पड़ेगा, वो कहता मैं नहीं करूंगा। हमने सैंक्शन लेटर बना के दे दिया, केस सैंक्शन किया इन्हीं कंडीशनों के साथ, और सैंक्शन लेटर उसको सबमिट कर दिया कि सर ये सैंक्शन लेटर साइन करो और अपना रिन्यूअल करवाओ। तो उसने रिन्यूअल करवाने से मना कर दिया, ये बाद की बात है, तो उसने रिन्यूअल करवाने से मना कर दिया कि मैं रिन्यूअल नहीं करवाऊंगा। 2 महीने घूमता रहा, 2.5 महीने घूमता रहा, अल्टीमेटली क्या हुआ कि रिन्यूअल 180 डेज की ओवरड्यू एक्सपायरी में पहुंच गया, 180 डेज ओवरड्यू हो गया रिन्यूअल। तो हमने बोला कि सर देखिए अब बात ये है कि अगर आप रिन्यूअल नहीं करवाओगे तो आपका खाता एनपी हो जाएगा, फिर हमें इस रिजॉर्ट पे नहीं, हमें रिकवरी वाले रिजॉर्ट पे आना पड़ेगा कि हमें प्रॉपर्टियां अटैच करके रिकवरी करनी पड़ेगी। फिर उसको थोड़ी सा
अंदाजा हुआ कि सीरियसनेस क्या है इन चीजों की, तो उसने फिर ये सारी टर्म्स को एक्सेप्ट करके अपना रिन्यूअल करवाया। तो इस बेसिस पे हमने अपने आप को भी थोड़ा सा सिक्योर किया, क्लाइंट को भी सेंसिटाइज किया, और क्लाइंट की टर्नओवर भी अब इंप्रूव होना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई मेरे को धंधा करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ये भी जाएगा सारा कुछ और मेरी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी जाएगी। सेकंड केस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखना आप सब लोग, बड़ी नॉलेज मिलेगी आपको इस केस से। देखिए ये भी प्लेन रिन्यूअल का केस है। तो क्लाइंट इसमें क्या बिजनेस करता है? क्लाइंट बिजनेस करता है ब्लैंकेट्स, मेजरली इसका बिजनेस है ब्लैंकेट्स बनाने का और फैब्रिक बनाने का, जिसमें से मेजर आइटम ब्लैंकेट्स है। तो सर्दियों के आइटम है ब्लैंकेट, फैब्रिक हर तरह का ही बनाता है वो। जो इसका एक्सपोजर है वो मल्टीपल बैंकिंग में चल रहा है, मतलब बहुत सारे बैंकों से फंडेड है क्लाइंट, मल्टीपल बैंकिंग में क्लाइंट चल रहा है। तो उसमें जो हमारा बैंक है, हमारा बैंक, इन्होंने हम 16 करोड़ की लिमिट दे रखी है, सीसी लिमिट, ठीक है। तो हमारा 16 करोड़ का एक्सपोजर है, और एक बैंक ए है, उसकी 20 करोड़ की सीसी लिमिट है और 10 करोड़ रुपए का उसका टर्म लोन है, तो टोटल 30 करोड़ का उसका एक्सपोजर है। बैंक बी के पास 13 करोड़ की सीसी लिमिट है, 1 करोड़ का टर्म लोन है एंड 14 करोड़ का उसका 10 टोटल एक्सपोजर हो गया। तो इस बोरोवर का जो एक्सपोजर है वो 60 करोड़ के करीब का एक्सपोजर चल रहा है, और एक ही प्रॉपर्टी पड़ी है तीनों बैंकों के पास। तो जो ये 10 करोड़ का एक्सपोजर है, जो ये 10 करोड़ का एक्सपोजर है, ये रिसेंटली उसने वेल किया है, अभी लिया है रिसेंटली उसने ये 10 करोड़ का एक्सपोजर बैंक ए से। 15 साल का ये लैप लोन है, जिसके अगेंस्ट इसने एक सेपरेट प्रॉपर्टी दी है 30 करोड़ की वैल्यू की, यानी 33% एलटीवी पे इसने लोन लिया है, 30 करोड़ की वैल्यू की प्रॉपर्टी दी है ये खाली 10 करोड़ का एक सेपरेट लोन लेने के लिए। यानी कि अगर ये 10 को मैं साइड पे रख दूं तो 60 में से 10 गए, तो 50 करोड़ का जो बाकी एक्सपोजर है सारे बैंकों का, तीनों बैंकों का, वो एक ही प्रॉपर्टी पे चल रहा है 100% वैल्यू पे, यानी कि इस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो भी 50 करोड़ है। आप समझ गए इस चीज को? इसके अलावा एक तो इसने ये 10 करोड़ रुपए का लोन एडिशनल लिया अभी, एक इसने अनदर एक और लैप लिया अपने इंडिविजुअल नाम पे। ये देखिए ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का केस है, तो उसने एक इंडिविजुअल नाम पे डायरेक्टर्स ने लोन लिया है बैंक बी से। वो मैंने उस लोन को यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि वो इंडिविजुअल नाम पे लिया लोन। बैंक बी से लोन लिया है एक 3 करोड़ रुपए का, वो भी एक सेपरेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया है इंडिविजुअल नाम पे। तो यानी कि इस साल इसने 10 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और 3 करोड़ रुपए का लोन एक और ले लिया। ये दोनों ही लैप लोन है, दोनों ही सेपरेट प्रॉपर्टी पे लिए हुए हैं। इस क्लाइंट के सिबिल्स एक्सीलेंट है, सिबिल में कोई यूज नहीं है, पर एक चीज की बात है कि इसकी लिमिट पूरी यूज्ड है बैंक में। लिमिट ऑफ केस नंबर 1 की भी पूरी यूज्ड थी, मैं बताना भूल गया आपको। तो लिमिट इसकी पूरी यूज्ड है, तो यानी कि ये जो 49 करोड़ की लिमिट है ये फुल यूज्ड है। तो ये कई बार कंसर्निंग बात होती है कि यार लिमिट फुल यूज्ड है। अब इसके फाइनेंशियल्स पे जरा नजर मारो आप ध्यान से। 2020 के रिजल्ट, 21 के मतलब कोविड के बाद के रिजल्ट, 22, 23, 24 के प्रोविजनल्स और 25 की प्रोजेक्शंस क्या दे रहा है क्लाइंट। 227 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था इसका प्री कोविड, जो कि कोविड काल आया तो सब कुछ बंद हो गया, तो 192 करोड़ का रह गया। इंप्रूव हुआ 212 करोड़ पे पहुंचा, गिर गया 188 करोड़ पे आ गया, 137 करोड़ पे अभी इसने क्लोज किया 2024। अब प्रोजेक्ट कर रहा है 150 करोड़ रुपीस, तो यानी कि प्री कोविड लेवल पे भी नहीं पहुंच रहा है। अब टर्नओवर में लगातार डिप बंदे के, और 13 करोड़ का डेट और रेज किया है, वो आप याद रखिएगा। एबिडा मार्जिन जो इसका पीक 7.3% पे पहुंच गया था, अब गिर गिर के 3.4%, 2.7% आ गया, और अब ये 6.2% प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इतना ये अचीव करेगा। तो 2.7% ही एबिडा मार्जिन रह गया। पैट 1.9%, 2.4% पैट होता था, तो अब लॉसेस में है पिछले 2 सालों से, -0.88% का लॉस, -4.02% का लॉस, यानी कि 5.55 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया इस बंदे ने 2024 में। और 2025 में इसने बोला है हमें कि 0 प्रॉफिट एंड 0 लॉस होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पे भी इसका लॉस ही आएगा। हालांकि इसने ये बोला है कि 0 प्रॉफिट 0 लॉस होगा, ठीक है, ब्रेक इवन होगा। कैश अक्रूवल्स 8 करोड़ के, 9 करोड़ के, 8 करोड़ के, 3 करोड़ के, -1.7 करोड़ के, कैश लॉस -1.7 करोड़, और यहां पे 3.5 करोड़ के कैश अक्रूवल बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। AT&W कैपिटल 47 करोड़, 48 करोड़, 53 करोड़, लॉसेस की वजह से कुछ डिप हुई, कुछ निकली 49 करोड़ की। यहां पे 5.5 करोड़ का लॉस खाने के बावजूद भी
कैपिटल 47 करोड़ पे रही, यहां पे भी सेम लेवल पे प्रोजेक्टेड। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि ये कैपिटल में क्या हुआ। टोटल डेट 42 करोड़ का डेट, 47 करोड़ का, 57 करोड़ का, 56 करोड़ का, 59 करोड़ का, 57 करोड़ का डेट। डेट डेट इसका बढ़ता ही चला जा रहा है बंदे का। लीवरेज और करंट रेशियो सेटिस्फैक्टरी है, उसमें कोई इशू नहीं है। कोविड के बाद का इंपैक्ट देखिए, 78 डेज का जो स्टॉक होता था वो बढ़ बढ़ के इसका 112 दिन पे पहुंचा, 170 दिन पे पहुंचा, यानी कि इन्वेंटरी बिक ही नहीं रही। 209 दिन पे पहुंचा, 213 दिन पे पहुंचा, स्टॉक ही नहीं बिक रहा। डेटर डेज इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर डेज जो 76 डेज का इसको मार्केट से उधार मिल रहा था, अब मार्केट ने इसको उधार देना ही बंद कर दिया। सप्लायर्स इसको क्रेडिट ही नहीं दे रहे। शायद सप्लायर्स को भी इसकी पोजीशन का पता लग गया होगा कि बंदा हिला हुआ है, बंदा खत्म होने वाला है, तो उन्होंने भी इसको क्रेडिट देना बंद कर दिया। तो आप देखोगे कि इसके क्रेडिटर पीरियड में ड्रास्टिक डिप आया। ठीक है, डीएससीआर तो फिर पिटी हुई होनी थी जब लॉसेज हैं, कैश लॉसेज हैं, तो डीएससीआर तो आनी ही नहीं थी इस बंदे की। तो ये सारे आपको कंसर्न्स नजर आ रहे हैं और इतना बड़ा एक्सपोजर चल रहा है, तो अभी क्या करें भाई? क्लाइंट तो हमारा ही है। देखो अब क्या क्या कंसर्न्स है, देखो प्रोजेक्शंस मैटर नहीं हुई, जो उसने वादे किए थे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हाई डेट है। इसमें एक मजे की बात ये है कि जो ये क्लाइंट का आप डेट यहाँ पे देख रहे हो 60 करोड़ रुपीस का, 60 करोड़ का आप डेट देख रहे हो, आप ये यहाँ पे देख रहे हो कि 137 करोड़ की सेल है, 188 करोड़ की सेल है। इसकी एक और कंपनी है, इसकी एक और कंपनी है जो कि एक हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वो सारा का सारा रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके माल बना के यहाँ पे देती है, ये आगे उसको फर्दर प्रोसेसिंग करता है। तो यानी कि उस कंपनी की जो 100% सेल है, उस कंपनी की जो 100% सेल है, वो सिर्फ इसी बंदे को ही है जो हमारी बोरिंग एंटिटी है, और वो इसी की ग्रुप कंसर्न है। और उस एंटिटी ने 40 करोड़ की बोरिंग अपने आप में ऑलरेडी कर रखी है। उस फर्म की भी 40 करोड़ की बोरिंग है। तो मतलब नेट आउटसाइड सेल, मतलब बाहर वाली पार्टियों को तो, दोनों फर्मों को अगर मर्ज कर दें तो बाहर वाली पार्टियों को तो सिर्फ 137 करोड़ की ही सेल है। पर डेट को अगर मर्ज करें तो 60 करोड़ का डेट प्लस ये 40 करोड़ का डेट, तो डेट लेवल 100 करोड़ है पूरे ग्रुप ग्रुप पे अगर बात करें तो। यही मैंने यहां पे लिखा, ग्रुप कंसर्न अपनी 100% सेल इसी को करती है और उसका भी सेपरेट डेट है। तो पूरा ओवरऑल डेट बर्डन जो हमारा निकल के आ रहा है वो 100 करोड़ रुपीस के करीब है। सेल्स में डिक्लाइन आपको साफ साफ नजर आ रहा है। वो डिक्लाइन इसका हुआ है मेजरली ब्लैंकेट्स की वजह से, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये ब्लैंकेट्स होते हैं, एक तो आजकल लोग ब्रांड्स के ब्लैंकेट्स प्रेफर करते हैं। एक आजकल जो नॉर्दर्न इंडिया में जो सर्दियां पड़ रही हैं वो शॉर्ट विंटर्स है, सर्दी आजकल इतनी ज्यादा नहीं पड़ रही। नवंबर के 3rd या 4th वीक से सर्दियां स्टार्ट होती हैं और जनवरी के मिड तक की पड़ती हैं, 1.5-2 महीना ही सर्दी पड़ती है नॉर्दर्न पार्ट्स में। तो सर्दी का पीरियड कम होने की वजह से ब्लैंकेट्स की सेल कम है, और एक ब्लैंकेट आइटम जो होती है वो ज्यादा लंबा टाइम चली जाती है, लोग हर साल नहीं बदलते ब्लैंकेट। विंटर की गारमेंट्स भी आप देखोगे तो लोग हर साल नई नहीं खरीदते, तो ब्लैंकेट्स तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि लोग हर साल नहीं खरीदे। और आजकल शादी ब्याहों में भी ब्लैंकेट्स एज अ गिफ्ट देने का रस्म रिवाजों में तो रिवाज यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। तो ब्लैंकेट्स बिकते ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो ब्लैंकेट की सेल बहुत कम है, तो इसकी वजह से इसकी सेल्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है। इसको जो लॉसेस आ रहे हैं वो लॉसेस किस वजह से आ रहे हैं? फिक्स कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फैक्ट्री इतनी बड़ी खड़ी कर रखी है, लेबर वाले इतने बंदे इंप्लॉय कर रखे हैं, तो उनको जो पैसा देना है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना है, जो फैक्ट्री का और कुछ खर्चा है, वो जाना ही जाना है। आपकी सेल कम हो रही है, आप मार्जिन नहीं कमा पा रहे, आप अपना मार्जिन पास ऑन नहीं कर पा रहे, आपका एबिटा मार्जिन डिक्लाइन हुआ जिसकी वजह से, क्योंकि आप इनपुट कॉस्ट को पास ऑन नहीं कर पा रहे, तो सारी फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ रहा है। इसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं। इन्वेंट्री, आपका स्टॉक बिक नहीं रहा, आपकी सेल्स में भी डिप हो रहा है, और आपका जो ब्लैंकेट्स का स्टॉक आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इस बंदे से गलती क्या हुई थी कि जब कोविड का पीरियड आया तो इसने, क्योंकि सारा धंधा तो मार्केट में बंद था, ये बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता गया और स्टॉक इकट्ठा करता रहा कि जब मार्केट खुलेगी तो स्टॉक बेचूंगा, मार्केट खुलेगी तो स्टॉक बेचूंगा। वो क्या हुआ? स्टॉक बिका ही नहीं। बाई चांस मार्केट का ट्रेंड ऐसे बदला तो स्टॉक जमा हो गया। आप साइट विजिट करने जाओगे तो वहां पे स्टॉक आपको दिखेगा भी ब्लैंकेट्स का स्टॉक ही स्टॉक भरा भरा पड़ा है। सप्लायर्स उसको क्रेडिट पीरियड नहीं दे रहे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, लोगों को इसकी हालत पता लग गई।
कि ये भाई बंदा पिटा हुआ है। तो फिर क्या, अब उसकी विजिट करने के तो क्या हुआ, देखिए क्या सबमिशंस दी बंदे ने। उसने बोला पहले तो, प्रमोटर एक अंकल है, बुजुर्ग अंकल है, उनका सीएफओ साथ में बेटा बेटा साथ में बैठा। उन्होंने बोला कि सर देखिए, पहली बात तो हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि आप एज अ बैंकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऐसी सिचुएशन में 2008 में भी फंसे थे जब सारी मार्केट हिली थी, क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी मार्केट में 2008 में। तो उन दिनों में भी हम फंसे थे। आज भी हम टाइट हालत में हैं, हम मानते हैं इस चीज को, बिल्कुल एडमिट करते हैं। लेकिन हम कहीं भाग नहीं रहे छोड़ के। हम ये बिजनेस, हम ये तामझाम छोड़ के कहीं नहीं भाग रहे। हम बिजनेस कर रहे हैं और आपका लोन भी रीपे करेंगे। पर हमें आपको टाइम देना पड़ेगा, हम पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ब्लैंकेट नहीं बिक रहा, पर हमने अपनी मशीनरी को मॉडिफाई किया है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब हम टावल बनाना हमने स्टार्ट कर दिया। जो पेंट ब्रश नहीं होता, जो रोल वाला पेंट ब्रश होता है, रोलर सा नहीं होता, जो ये वाला जो रोल कर करके पेंट करते हैं दीवारों पे, तो ये रोलर के ऊपर जो कपड़ा चढ़ता है, तो पेंट ब्रश का कपड़ा हमने बनाना शुरू किया। टॉय का फर वाला कपड़ा हमने बनाना शुरू किया। शूज का कपड़ा हमने बनाना शुरू किया। पिल्लोज अब हमने बनाने शुरू किए हैं। नेक रेस्ट हमने बनाने शुरू किए हैं। तो ये आइटम्स अब हम ऐड कर रहे हैं। और ब्लैंकेट्स का काम अब हमने लेस कर दिया है, लोअर कर दिया है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग हमने साइट विजिट पे भी होते देखा, और अच्छी क्वालिटी के बना रहा था। और एक पेंट ब्रश के लिए तो इसका एक रिपीटेड ब्रांड, मैं टॉय का ब्रांड भूल गया, तो उस ब्रांड के साथ इसका, नहीं सॉरी, ये टॉय के लिए टॉय ब्रांड के साथ इसका टाई अप भी हो गया था। और पेंट ब्रश के लिए किसी बड़ी पेंट वाली कंपनी के साथ भी इसका टाई अप हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इस एंगल पे ये एफर्ट कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि सर आपका डेट हाई है, आपका डीएससीआर नहीं है, आपके पास लोन देने के लिए पैसे ही नहीं है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन अब आप प्लान कर रहे हो। तो उसने बताया कि सर देखिए कि मैंने ये 10 करोड़ रुपए का लैब रेज किया है बैंक ए से, ठीक है, और एक 3 करोड़ रुपए का इंडिविजुअल नाम पे मैंने लैब लिया है। तो ये सर मैंने 15 साल के लिए लिए हैं, 15 साल के लिए। तो 15 साल के लिए अगर मैंने ये लिए हैं, तो क्या है कि इनकी ईएमआई बहुत छोटी है, ईएमआई बहुत छोटी है। तो मेरे जो जीसीएल चल रहे हैं अराउंड 4 करोड़ के अपनी फर्म में, और जो मेरी ग्रुप फर्म है जो हिमाचल प्रदेश में है, जो ग्रुप फर्म है, क्योंकि कहता, मैंने कहा सर हम आप हमें ग्रुप फर्म से क्या लेना देना, कहता सर आपको नहीं लेना देना, पर है तो मेरी फर्म ही ना हो। आपके लिए ये टोटल डेट 16 करोड़ है कि आपने 16 करोड़ दे रखा है, पर मेरे लिए तो डेट 100 करोड़ है। वो कहता मैं तो 100 करोड़ के हिसाब से देखता हूँ। कहता वो 4 करोड़ के जीसीएल जो खाली 3 साल की रीपेमेंट वाले थे, जिसकी ईएमआई अमाउंट अमाउंट बहुत बड़ी थी, कहता मैंने उनको पहले सारा खत्म कर दिया है, उनको जीरो कर दिया, पे ऑफ कर दिया है। वो हमने चेक भी कर लिया, उसने पे ऑफ कर दिया है। कहता जो ग्रुप फर्म हिमाचल वाली है, तो हिमाचल में यूनिट लगाने का हमें बेनिफिट मिला था गवर्नमेंट से, तो 5 करोड़ की सब्सिडी मिली थी हमें वहां पे। तो कहता 5 करोड़ की सब्सिडी हमें इसी साल आई है, और 5 करोड़ की सब्सिडी से हमने ग्रुप फर्म के और टर्म लोन्स को पे ऑफ कर दिया है। ग्रुप फर्म्स के और टर्म लोन्स को 5 करोड़ के पे ऑफ कर दिया है। तो ये 9 करोड़ के जो बड़ी ईएमआई वाले टर्म लोन थे, उनको हमने पे कर दिया, और उनको रिप्लेस कर लिया इन टर्म लोन से जिनसे हमें लोअर ईएमआई कंपैरेटिवली पे करनी पड़ती है। अगर मैं रफली आपको बताऊं, तो उसका ईएमआई बर्डन 70 से 72 लाख रुपए पर मंथ था अर्लियर, और ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद उसका ईएमआई बर्डन अराउंड 45 लाख रुपीस पर मंथ रह गया था। तो उसने बताया कि ईएमआई बर्डन मैंने अपना 20-25 लाख रुपए पर मंथ कम कर लिया, तो जिससे मैं थोड़ा ईज आउट हो जाऊंगा। कहता जो बैलेंस पैसा यहां से बचा, वो बैलेंस पैसा मैंने यूज किया अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए। बैलेंस पैसा कितना बचा, बैलेंस पैसा इसमें से बचा इसके पास, ये 3 करोड़ का लैब तो इसने चलो ग्रुप एंटिटी में यूज किया था। ये 10 करोड़ जो इस फर्म में यूज किया, इसमें से 4 करोड़ जो ये पे किया, तो 5-6 करोड़ के करीब का जो बैलेंस पैसा बचा लैब का, तो वो बैलेंस पैसा कहता मैंने यूज किया अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो क्रेडिटर्स मुझे उधार नहीं दे रहे थे। और अगर हम सीएमए डाटा में भी चेक करें, तो क्रेडिटर्स का पीरियड इसका बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर अब अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या किया। कहता मैंने सर बहुत भारी मन से अपनी लेबर को ले ऑफ किया, काफी लेबर को ले ऑफ किया है Q4 में, जनवरी फरवरी मार्च में। अब मैं लोअर फोकस कर रहा हूं ब्लैंकेट्स के ऊपर, और एडिशनल चीजों के ऊपर अपना फोकस बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ब्लैंकेट्स के ऊपर मेरा मार्जिन भी लोअर साइड पे है, ठीक है। तो और बाकी चीजों के ऊपर मेरा मार्जिन भी हाई है, तो मेरा मार्जिन भी इंप्रूव होगा, हेंस 6% EBITDA हमने प्रोजेक्ट किया। जो मेरा नॉन मूविंग स्टॉक पड़ा था ब्लैंकेट का, गोडाउनों में बड़ा पड़ा था, उसमें से काफी स्टॉक मैंने
लोअर प्राइसेस पे बेच दिया है, उनको निकाल दिया कि चलो कुछ तो रिकवरी होए। 2022 में कहता सर मेरा 79 करोड़ रुपीस का अमाउंट वाइज स्टॉक था, जो अब आप देख रहे हो 64 करोड़ रुपीस एट प्रेजेंट अमाउंट वाइज। कहता आप डेज के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हो कि स्टॉक डे 209 है, 213 है, क्योंकि टर्नओवर डिप हुई है। कहता मैं कंपेयर कर रहा हूं कि मैंने स्टॉक कितना पाइल अप किया हुआ था पहले, कि मैं 79 करोड़ के स्टॉक के लेवल पे यहां पे फंसा हुआ था, यहां पे मैं स्टॉक का लेवल 60 करोड़ रुपीस ले आया हूं। तो मैंने 15 करोड़ रुपए का जो एक्सेस स्टॉक था जो मैं निकाल सकता था, वो मैंने वो निकाल दिया। और स्टॉक की सारी विजिबिलिटी साइट पे भी देखने को मिलती थी, और स्टॉक पाइल अप कोविड की वजह से हुआ था, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो फिर जो कहता जो लॉसेस हुए हैं सर, वो जो लॉसेस हुए हैं, तो आप एक चीज देखोगे तो मैंने कोई भी ईएमआई को डिले नहीं किया, कोई भी इंटरेस्ट सर्विसिंग को डिले नहीं किया, किसी भी सप्लायर को पेमेंट करने के लिए मैंने डिले नहीं किया। मैंने अपने लॉसेस को कवर अप करने के लिए अपने खुद की प्रॉपर्टियां बेच के अपनी कैपिटल को इन्फ्यूज किया है बिजनेस में, अपनी कैपिटल इन्फ्यूज की है और अपने सारे लॉसेस की भरपाई की है। तो बिल्कुल वो नजर में भी आता है, मैंने आपको बताया भी था कि इसकी कैपिटल इन्फ्यूजन हुई है। तो दोस्तों आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जब कोई बंदा लॉसेस में होता है, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि जब कोई बंदा लॉसेस में होता है, कोई कंपनी लॉसेस में होती है, तो उसके पास क्या ऑप्शन होती है। हम बोलते हैं कि ये तो डूब गई, ये तो मर गई, ये तो ऐसी हो गई। पहली ऑप्शन उसके पास क्या होती है कि वो यहां से भाग जाए, प्रमोटर बोरिया बिस्तर उठाए और भाग जाए। ठीक है, पहला तो यही काम होगा, लॉसेस हो रहे हैं, काम तो चल नहीं रहा, भाग जाओ, अपना सामान सांभो और भाग जाओ। ये इसने नहीं किया। दूसरी ऑप्शन होती है कि लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस में कमाई नहीं हो रही, अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट रोक दो, बैंकों की पेमेंट रोक दो, उनको बोल दो कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। इसने ये भी नहीं किया। तीसरा काम हो सकता है कि आप अपनी कैपिटल इन्फ्यूज करो, अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पैसे लेके आओ और अपना बिजनेस दम से चलाओ। तो ये इसने किया। तो ये पॉजिटिव वे है ना अपने लॉस की सिचुएशन को हैंडल करने का, रेदर देन दीज टू, राइट। तो इस वजह से हमने क्लाइंट को एक और मौका दिया 1 साल के लिए, और इसके केस को रिन्यू किया। सीनियर्स ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। बाकी देखते हैं अगले साल क्या बात बनती है। बाकी चैनल के साथ बने रहिए गाइस। तो कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ हो, कोई आप 1-to-1 पेड बेसिस पे मेरे से सेशन चाहते हो, कुछ मेंटरशिप चाहते हो, कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, कई लोग तो अपने कैंप भी मेरे से नोट भी डिस्कस करते रहते हैं पेमेंट बेसिस पे, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट caankushjain1991@gmail.com पे आप ईमेल करके मेरे को अपने 1-to-1 सेशंस की स्पेशल रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। तो मैं आपको अपना प्राइस कोट कर दूंगा, तो अगर हमारी डील स्टॉक ऑफ होती हुई तो हम कर लेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए गाइस। थैंक यू वेरी मच।